हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडीज़ का स्टूडेंट। हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, चैप्टर 1। देखिए, प्रश्नावली 1A का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम प्रश्नावली 1A के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज सबको सॉल्व कर देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1A के 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज हम 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए, ये सभी क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के भी। ये भी आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ठीक, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। और यहाँ पर देखिए वर्ग पूछा था, यहाँ घन पूछ रहा है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि मैंने लिख दिया, जो दिया था, सिद्ध करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब पूर्णांक आप लोग समझते होंगे, ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में ना हो, जो दशमलव के रूप में ना हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2, 0 भी एक पूर्णांक ही है, लेकिन कभी भी 1.2 नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके रूप का होना चाहिए जहाँ यम कोई पूर्णांक है। वैसे अब आपके बुक्स में लिखा नहीं है कि जहाँ यम कोई पूर्णांक है, लेकिन आप पूर्णांक ही समझिएगा। ठीक, तो चलिए फिर थोड़ा समय आपको समझा देता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रफ कॉपी ले लिया और ये फार्मूला इसका यूज होगा, यहाँ पर याद रखिएगा। a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab। तो देखिए कोई भी आप एक संख्या लीजिए, माना हमने एक संख्या 7 लिया। ठीक, अब 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा 343। अब इसको 9 से डिवाइड करिए। अच्छा, 9 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए 9m+1, अगर इसकी तुलना हम a = b³ + r से करें तो b की जगह कितना है? 9 है, और b हमारा भाजक होता है। ठीक, यानी भाजक 9 है, इसीलिए हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 8 होता, 7 होता तो 7 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर भाजक 9 है तो हमें 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 343 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार जाएगा 27, और यहाँ बचेगा 73। अब इसको 8 बार जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 38 बार गया और शेष 1 बच गया। अगर हम इसको a = b³ + r के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 343 = 9 × 31 + 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको चूंकि 31 क्या है? ये भी एक पूर्णांक ही है। पूर्णांक तो ऐसे ए भी है, ए भी है, सब कुछ पूर्णांक ही है, लेकिन स्पेशली हमको ध्यान इस पे देना है, भागफल पे देना है। क्योंकि भागफल कुछ भी आ सकता है, लेकिन भाजक और शेषफल 1 होगा या 8 ही होगा या 0 होगा शेषफल, लेकिन भाजक कुछ भी आ सकता है। इसलिए अगर इसको हम यम मान लें तो 343 बराबर कितना होगा पता है? 343 बराबर 9m+1 होता है। तो यही हमको प्रूव करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये कैसे पूछ रहा है, मतलब कि कैसे इतना हो रहा है। अब यही चीज़ हमको प्रूव करना है कि इतना कैसे आएगा। तो चलिए फिर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे यहाँ पर हमने माना था कि माना हम 7 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर इसको और इसको दोनों को साथ लेकर चलेंगे ना तो बेहतर समझ में आएगा आपको। तो हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b = 9 कैसे होगा? मैंने आपको पहले बता दिया कि b³ + r, ये हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले जाकर के उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद a = b³ + r की तुलना 9m+r। अच्छा, r हमने क्यों लिखा? क्योंकि r की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। 8 शेषफल है, तो इसकी तुलना हम करेंगे इससे तो b = 9 आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी 9 है, 9 भाजक है, तो b बराबर यहाँ भी 9 आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका क्यूब करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, तो अब आपको लिखना है यहाँ r जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन b से यानी 9 से हमेशा छोटा रहेगा। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि r 9 से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। r का मान कभी निगेटिव नहीं आता, शेषफल का मान कभी निगेटिव नहीं आता है, हमेशा धनात्मक ही रहता है। इसके बाद इसलिए a के मान निम्न हो सकते हैं। अब देखिए a के मान क्या क्या हो सकता है? 9³ + 1 0, 9³ + 1, 9³ + 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार 9³ + 8 तक a के मान हो सकते हैं। तो ये अब हमको सिद्ध करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
इसके यानी 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो चलिए फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब बारी बारी जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि a बराबर लेंगे 9³ + 0, अब इसका करेंगे क्यूब। तो चलिए अब इसको लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए a बराबर 9³ + 0 में दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम घन करेंगे तो इधर हो जाएगा a³ और इधर हो जाएगा 9³ का क्यूब। अब आप बताइए 9³ का क्यूब कितना होगा। तो यहाँ पर 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब का क्यूब, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए भाजक, चूंकि भाजक 9 है इसलिए हम 9 को लाना है, 9 हमको लाना है, इसीलिए 9 × 81 हम जानते हैं, 9 × 81 729 होते हैं। इसी बात क्यू, अब इसको हम 9m मान लेते हैं। जिससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने की बात नहीं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो की तरफ, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पर m बराबर 81 क्यू का क्यूब कोई पूर्णांक है, इतना हमें मान लिया, क्योंकि यम भी एक पूर्णांक था। अच्छा, ये भी कैसे पूर्णांक आया, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी पूर्णांक का आप घन करिए, वर्ग करिए, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करिए या पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़िए, आपको पूर्णांक ही प्राप्त होने वाला है। इसीलिए यम बराबर 81 क्यू का क्यूब, ये भी एक पूर्णांक ही होगा और इसके बराबर हो सकता है, ठीक। तो इतना लिखने के बाद इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये बराबर इतना लेंगे, अब इसका क्यूब करेंगे, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार हमने आपको देखिए टाइम बचाने के लिए पहले से लिख चुका है। अब आपको समझाना है कि देखिए a बराबर 9³ + 1 लिया, दोनों पक्षों में इसका घन कर दिया, तो हमें मिला a³। देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि a + b का होल क्यूब कितना होता है। यहाँ पर इस फार्मूले से जब आपने इसको तोड़ा, इसको खोला, इसका अगर क्यूब करेंगे तो इतना आएगा 729 का क्यूब, इसका क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3ab, तो इसका जब गुणा करेंगे 27 क्यूब प्लस a + b यानी 9³ + 1 इतना आएगा। और जब आप इसको और सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर देखिए इस क्यूब का इस क्यूब में जब गुणा होगा, इस कोष्टक को खोलेंगे, इसका मतलब यहाँ गुणा है, ये समझिए, इसका मतलब गुणा है। आशा करता हूँ कि आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आता होगा। तो 243 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, फिर 27 गुणा 27 क्यूब। अब इसको देखिए हमने सीरियल से लिख दिया, इस a को इधर ले गए। अच्छा, इधर ले गए, इसका रीजन था इसलिए क्योंकि देखिए क्यू क्या है, क्यू एक चर राशि है। आशा करता हूँ कि आपको चर अचर पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ेंगे जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 9 हमको कॉमन लेना है। 9 क्यों लेना है, क्योंकि हमको भाजक बनाना है, 9m के रूप का बनाना है, इसीलिए हमने 9 को इन सब में कॉमन ले लिया। तो 9 को कॉमन लेंगे तो इसमें भाग जाएगा 9 का, तो 81 आएगा, इसमें भाग जाएगा 27, इसमें भाग जाएगा 3 आएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है भाग ले जाना। एक अब इसी प्रकार इसको हमने यम मान लिया बराबर 9m+1। अब यहाँ लिख दिया, क्यों माना है, जहाँ यम बराबर इतना है कोई पूर्णांक है। देखिए जरूरी नहीं कि यम का मान केवल इतना ही हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि यम बराबर तो इतना था, तो इतना कैसे आ गया, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यू देखिए, क्यू क्या है, एक चर राशि है। अगर क्यू का मान हम अलग अलग रखें तो यम का भाई मान बदलता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि यहाँ पर भी क्यू का मान रखे तो यम का मान भी बदलता चला जाएगा, लेकिन रहेगा पूर्णांक ही। तो यम भी एक पूर्णांक है और यहाँ पर भी एक पूर्णांक है, इसीलिए यम भी एक पूर्णांक ही है और यम भी एक पूर्णांक है, इसलिए एक दोनों को इक्वल मान सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार हमने लिया a बराबर 9³ + 2। अगर आप चाहें तो अब इसके बाद a बराबर 9³ + 3 भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया, तो हमें मिला a³। अब आप वही फार्मूला लगाइएगा, a बराबर a + b का होल क्यूब। इसका अगर क्यूब करेंगे तो इतना मिलेगा 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, इसके बाद 54, फिर इतना। इसके बाद इसको हमने इधर उधर किया, इसका इसमें गुणा किया तो इतना आया, फिर 54 दूना 108 क्यूब। अब इस 8 को हमने इधर लिख दिया। क्यों लिखा, इसका भी रीजन था, क्योंकि देखिए हमको एक और सिद्ध करना था ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि 9m+8 लाना था, तो 9m+8 यहाँ हमको मिल गया। तो यहाँ से हमने 9 को कॉमन लिया। 9 को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमको भाजक में 9 लाना था। a बराबर b³ + r में हमको b बराबर 9 लाना था, इसलिए हम लोग इसको कॉमन ले लिया। तो इसकी जगह यम मान लिया, क्योंकि यम हम जानते हैं कि यम एक पूर्णांक है, लेकिन वेरिएबल है, मतलब चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, यम का मान चेंज होता रहेगा। चूँकि यम बराबर इतना है जहाँ यम कोई पूर्णांक है। अगर क्यू की जगह आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए तो यम का मान हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन वह एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यम जो है ये तो ए हो सकता है, या फिर यम बराबर जो हम पीछे मान रहे थे वो सब कुछ भी हो सकता है।
तो इसीलिए हम m बराबर 81Q प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 52Q, जहाँ यह कोई पूर्णांक है। और इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। अगर आप चाहें तो अब आप a बराबर 9Q प्लस 3 भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको a बराबर 9m प्लस 8 यहाँ पर मिल चुका है। क्योंकि हमको 8 तक लाना था, एक सिद्ध करना था 9m, एक सिद्ध करना था 9m प्लस 1, ये दोनों हमको मिल गए थे समीकरण 1 और 2 से। और देखिए समीकरण 3 से हमको मिला a बराबर 9m प्लस 8, तो ये तीनों हमको मिल चुके। तो अब आप चाहें तो a बराबर 9Q प्लस 3 लेकर के इसका भी दोनों पक्षों का घन करके आप और ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप जब आप याद करेंगे तो इतना ही आएगा, इतने में से ही आएगा। तो यह आपके लिए होमवर्क है कि e बराबर 9Q प्लस 3, 9Q प्लस 4, 9Q प्लस 5, ये सब लिख करके उसका घन करिएगा और तब देखिएगा कितना आ रहा है। अगर आप m मानेंगे तो लास्ट में 9m आ सकता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। क्योंकि हमको इन तीनों में से समीकरण 1, 2, 3 पहले से ही मिल गए, इसीलिए अब हमको आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहें तो कर सकते हैं, घर पर ट्राई करिएगा खुद से। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 441 और 567 और 693 का HCF याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा, जैसे यहाँ 5वें क्वेश्चन और 6वें क्वेश्चन में किया था। अगर आपने यूक्लिड विभाजन वाली वीडियो को देखा होगा या दूसरी या तीसरी वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों में से आप कोई 2 उठा सकते हैं, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने 2 लिया, 441 और 567। इसमें देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो छोटा था, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हमने भाग लगाया, एक बार गया तो शेष बचा 126। अब इसको a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में हमने लिखा, तो 567 बराबर 441 गुणे 1 प्लस 126। अगर इसका जब हम मान करेंगे तो आएगा 567 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब आप शेष को उठाएंगे और फिर एक 441 से भाग लगाएंगे। यानी इस 126 में 441 से 426 में भाग लगाएंगे, क्योंकि शेष आपका 0 नहीं है। अब तब तक लगाते रहेंगे जब तक आपका शेष पर शून्य नहीं बच जाता। तो यहाँ पर देखिए 126 से भाग लगाया 441 में, तो 3 बार गया और शेष 63 बचा। तो आपको लिखना होगा a बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो 441 बराबर इतना, जहाँ R 0 के बराबर नहीं है। R अब भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 63 को उठाएंगे और 126 में भाग लगाएंगे। तो 63 से 126 में भाग लगाते हैं, देखते हैं शेष कितना बचता है। तो देखिए जब 63 से हमने 126 में भाग लगाया तो 2 बार गया, शेष शून्य आ गया। तो 126 बराबर इतना आप लिख देंगे। उसके बाद R बराबर 0 है, R बराबर 0 के बराबर आ गया। तो अतः हम बोल सकते हैं कि 441 और इस 567, इसका जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए HCF का मतलब होता है मसा, आपको पहले से ही पता होगा, मुझे पता है। तो इसका जो HCF आएगा 63 आएगा। चूँकि हमें 3 संख्या दी हुई है, अभी 693 बाकी है, इसीलिए अब 693 लेंगे और 63 लेंगे। याद रखिए जो HCF आया इन दोनों का, इसको लेंगे, 63 को लेंगे और 693 लेंगे। अब इनका HCF याद करेंगे। क्या मैंने बोला कि 3 संख्याएं दी हुई थी, पहले में से आप किसी 2 को ले सकते हैं, इसमें कौन छोटी है कौन बड़ी है उसका HCF याद कीजिए। तो इन दोनों का HCF मैंने याद किया, 63 आया। अब हम करेंगे 63 और 693 को उठाएंगे, अब दोनों का HCF याद करेंगे। जी हाँ, HCF का HCF। तो चलिए अब इन दोनों का HCF याद करते हैं, 693 और 63 का, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 63 व 693 का HCF यूक्लिड प्रमेयिका से ज्ञात करने पर। तो इसमें कौन छोटा था कौन बड़ा, इसमें देखा छोटे वाले से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाया, तो 11 बार गया और ये 693 पूरी तरह से कट गया, यानी 0 आ गया शेष पर। तो इसको हमने लिखा 63 गुणे 11 प्लस 0। यहाँ देखिए शेष पर शून्य के बराबर आपका आ गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो भी 63 ही आएगा, और इन दोनों का भी 441 और 567 का भी HCF 63 ही था। तो अतः हम बोल सकते हैं कि 441, 563 व 693 तीनों का HCF कितना आएगा, 63 आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इन तीनों का HCF 63 होगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए जैसे यहाँ था, देखिए धनात्मक पूर्णांक का कोई भी वर्ग हो चाहे घन हो, वो एक रूप के नहीं हो सकता, मतलब कि न कि 4q या 4q प्लस 1 के रूप का नहीं
नहीं हो सकता, मतलब किसी भी रूप का हो सकता है, इसके अलावा और किसी भी रूप का हो सकता है, एक ही रूप का नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर था ना कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अगर आप जिसे भी संख्या से भाग दें, 3 से भाग देंगे तो इसके रूप का आएगा। यदि आप 4 से भाग देंगे तो 4 या 4 के रूप का आएगा। यदि आप 5 से भाग देंगे तो 5 या 5 तो किसी के रूप का आ सकता है। तो इसलिए यही हमको सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, या जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए मैं लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि सिद्ध करना है, इसका मतलब दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ से 4 से भाग दिया गया है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ मैंने एक रफ कॉपी ले लिया है। अब कोई हम एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, चलो हम मान लिया 6। अब हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। अब इसको हमको 4 से भाग देना है, तो 4 से जब हम भाग देंगे 36 में तो हम समझ जाते हैं 9 चौके 36 होता है, 0 आ गया। अगर इसको a = bq+r के फॉर्म में लिखिए तो 36 हो जाएगा कितना आपका 4 × 9 + 0। अगर 9 को हम q मान लें, चूँकि 9 एक पूर्णांक है तो इसको q भी एक पूर्णांक था, तो q को हम 9 को q मान सकते हैं, तो 4q+0 या फिर आप 4q भी लिख सकते हैं। तो आ गया ना इसके रूप का। अगर वही हम इसको 3 से भाग दिए होते तो मैं आपको एक कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, हाँ 9वां क्वेश्चन जो आपका है, इसमें 3 से भाग दिया गया है। तो जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 1 कैंसिल, 6 × 3 = 6, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी 36 बराबर ये हो जाएगा 3 × 12 + 0। या फिर अगर 12 को भी आप क्यू मानेंगे तो 3q आ जाता है, या फिर क्यू मत मानिए यम मानिए, क्योंकि यहाँ यम के रूप में दिया गया है। तो यहाँ देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का भी हो सकता है, 4q के रूप का भी हो सकता है। अगर आप 5 से भाग दिए होते तो और भी किसी रूप का हो सकता है। तो यही हमको दर्शाना है, इसीलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 9वें और इस 12वें क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके भी रूप का हो सकता है, इसके भी रूप का, किसी भी रूप का हो सकता है। बट डिपेंड इस पर करता है कि आपने किससे भाग दिया है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। ठीक, आशा करता हूँ कितना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इतना लिख लिया, अब फिर से वही मानना पड़ेगा। मानना हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो चलिए अब इसको भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे वहाँ हमने 7 क्या माना था, 6 कोई धनात्मक पूर्णांक माना था। तो ए बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बी बराबर 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो 4 आएगा। और वैसे भी यहाँ देखिए 4 से भाग दे रहा है, तो b क्या होता है, भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ 4 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए b बराबर 4 आएगा आपका, राइट। देखिए b आपका क्वेश्चन में ही दिया रहता है, चाहे देखिए 9वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर b बराबर 3 था, 3 से भाग दिया जा रहा था तो b 3 आएगा। और यहाँ 4 से भाग दिया जा रहा है तो इसीलिए b कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो r होगा वो b से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, इतना याद रखिएगा। यानी 4 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए ए के निम्न मान हो सकते हैं। देखिए a बराबर 4m+0। अच्छा, मैंने m क्यों लिखा भैया, देखिए q क्यों नहीं लिखा, देखिए भागफल कुछ भी आ सकता है, आप चाहे a m लिखिए, चाहे की p q r कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने q इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ भी q था, यहाँ भी q था, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ भी m यहाँ पर बना लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर भी m बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने m लिखा है। तो देखिए यम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस क्यू और यहाँ पर भी क्यू लिखते तो दोनों में आप कन्फ्यूज हो जाते किसको क्यू, कौन सा क्यू है यहाँ पे। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर यम लिखा ताकि इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्यू ही लिखिए। यम क्या है, तो भागफल है ना, भागफल तो कुछ भी आ सकता है। तो देखिए 4 से भाग दिया 9 आया था। अगर कोई और पूर्णांक लेते मैंने, कोई और, जैसे 7 का अगर स्क्वायर करते तो 49। अब इसको 4 से भाग देते तो 4 एकम 4, ये कैंसिल हो जाता। अब ये 5 बच जाता, सॉरी 2 बच जाता, 4 दूने 8, शेषफल 1 बच जाता। तो भागफल कितना आया, 4 × 12 36 बराबर 4 × 12 12 से 45 1। तो यम का मान तो कुछ भी आ सकता है। यम का मान यहाँ कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, यहाँ 12 आ रहा था। तो इसीलिए यम को आप जरूरी नहीं कि क्यों ही मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए मैंने यम माना है क्योंकि यम का मान कुछ भी आ सकता है, और जहाँ यम क्या है, कोई पूर्णांक है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट पिछले वाला प्रोसेस जैसे पिछले कर रहे थे, ए बराबर इतना लिया, फिर इसका वर्ग करेंगे। अगर वर्ग है तो वर्ग बोला है तो वर्ग, अगर घन बोला है तो घन करेंगे। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
ए बराबर 4m प्लस हमने 0 लिया। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्क करने पर दोनों पक्षों का हमने वर्क कर दिया तो ए स्क्वायर इधर आ गया। अब इधर 4 चौके 16 होता तो मैंने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, और यम का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये इसको हमने क्यू मान लिया, क्यू क्यों मानेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्यू के रूप में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में जैसे 9वें क्वेश्चन में अगर यम के रूप में दे रखा होता तो हम यहाँ पर यम मान लेते, इसीलिए ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर यम माना था। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए इसको मैंने क्यू मान लिया, 4m स्क्वायर को क्यू मान लिया, और ये 4 था तो 4 क्यू हो गया, जहाँ क्यू बराबर 4m स्क्वायर है और ये कोई पूर्णांक है। और आप इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, ये जो पूरा समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब इसी प्रकार से ए बराबर इतना लेंगे 4m प्लस 1, अब इन दोनों का करेंगे वर्ग, देखेंगे कितना आता है। तो इसी प्रकार हमने ए बराबर 4m प्लस 1 को लिया और दोनों बच्चों में वर्ग किया, तो अब ए स्क्वायर इधर हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब जब आप खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2ab, तो 4 दूनी 8m। तो इसको हमने इस प्रकार से कुछ लिया और ए को इधर ला दिए, क्यों, क्योंकि ए में हम सभी जानते हैं कि 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब 4 से कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया तो इतना आया। अब इसको देखिए मान लेना है हमको, 4 कॉमन लेने के बाद, अच्छा 4 ही क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि भाजक में हमको 4 लाना है। यहाँ पर आपके बुक्स में भाजक में 4 दिया गया है, अगर भाजक में 3 दिया होता तो हम 3 से कॉमन लेते, लेकिन 4 दिया गया है इसलिए 4 से कॉमन लिया और इसको मान लिया क्यू, और क्यू बराबर 4m स्क्वायर प्लस 2m, जहाँ यह कोई पूर्णांक है। अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब इसी प्रकार लेते हैं ए बराबर 4m प्लस 2 और इसका करते हैं वर्ग, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार हमने ए बराबर 4m प्लस 2 का लिया और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ए स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से फार्मूला जब आप खोलेंगे तो इतना आएगा। 4 को हमने इधर इस साइड लिख दिया। अब इसमें देखिए 4 में 4 का भी कॉमन चला जाएगा, तो इसमें सभी में हमने 4 को कॉमन लिया। 4 क्यों कॉमन लिया, पहले मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि हमको भाजक में 4 लाना है, तो इतना आया। अब इसको क्यू मान लेंगे, क्यू क्यों मानेंगे भैया, क्योंकि हमको 4q या 4q प्लस 1 के रूप का लाना है। तो ये चूंकि ये देखिए ये एक भागफल जैसा आ गया ना, भागफल जैसा आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जब हम लिखते हैं तो ये भागफल जैसा आ गया। ये आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। तो क्यू बराबर कितना है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ये क्यू है जहाँ यह कोई पूर्णांक है। तो क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप चाहें तो ए बराबर 4m प्लस 3 भी लेकर के देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना से ही। अब आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप का हो सकता है। अगर आप चाहें तो ए बराबर 4m प्लस 3 भी ले सकते हैं, जो बच गया था आपका एक, अगर इसका भी वर्क करके देख सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा या तो 4q आएगा या फिर 4q प्लस 1 ही आएगा। तो मैंने इसको नहीं लिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है, अगर आप चाहें तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ही, इतना जरूर लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अतः समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए 3 ऐसा रहना चाहिए, 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यह हमने सिद्ध कर दिखाया कि भैया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसकी और या इसके रूप का होता है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में लास्ट में आपको इतना जरूर लिखना है कि कौन कौन से समीकरण आपने बनाए हैं और कौन कौन से समीकरण में धनात्मक पूर्णांक आया है। मैंने शायद एक क्वेश्चन में छोड़ दिया था इतना लिखना, तो आप लिख लीजिएगा अपने से, वो आपके लिए होमवर्क है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का इतना समीकरण 1, 2, 3 से इसका वर्ग या घन इसके रूप का होता है। इतना लास्ट में 2 लाइन आपको लिखना जरूरी है। तो मैंने अगर कोई चीज़ किसी क्वेश्चन में छोड़ दिया हो तो सॉरी बोलता हूँ, और इतना आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन में देखिए बोला है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। चलिए शॉर्टकट में अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए आपको पहले लिख दिया, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ कैसे निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको देखा मैंने, और फिर बड़े वाले में छोटे से वाले से भाग दिया तो 2 बार गया, 18 शेष बचा, तो इतना बराबर 180 × 2 प्लस 18 आ गया। उसके बाद r0 के बराबर यहाँ नहीं था, तो अब आप क्या करेंगे 18 को उठाएंगे 180 में भाग देंगे। हम सभी जानते हैं 18 धाम 180 होते हैं, शेष आपका 0 आ गया। तो अतः हम बोल सकते हैं कि 378 और 180 का जो एचसीएफ होगा वह 10 आएगा। इतना आप समझ चुके होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना क्वेश्चन में तो आप पहले ही कर चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याएं दी होती है तो कोई बात नहीं 10 ही आ जाता है एचसीएफ, लेकिन 3 संख्या दी हुई है। तो अब 10 और इस जो बच गया है, कौन सा बचा था 420 और 10 दोनों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब आप इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे।
और सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मिस्टेक है, एचसीएफ 10 नहीं आएगा, 18 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 18 लिख लीजिएगा। ये 10 मैंने भागफल लिख दिया था, सॉरी 18, जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक आपका 18 आएगा। तो इस 18 और इस 420 का अब हम निकालते हैं एचसीएफ। अब देखते हैं कितना आता है। तो 420 और 18 का एचसीएफ जल्दी से हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 420 और 18 का एचसीएफ याद करने के लिए कौन बड़ा था कौन छोटा, ठीक वही प्रोसेस लगाया जो पिछले वाला था। 18 में इसका भाग दिया 30 बार में, तो CH बचा 6, तो इसको 480 बराबर 18 को 23 + 6 इस प्रकार से लिखा। R 0 के बराबर नहीं था, तो अब इस 6 को उठाया और 18 में भाग लगाया। 6 और 18 में भाग लगाया तो 6 3 18 हम सभी जानते हैं, राइट। 6 3 18 होता है, तो 18 बराबर 6 × 3 + 0। तो यहाँ पर क्या मिला कि R जो है शेषफल आपका 0 के बराबर हो गया। अतः हम बोल सकते हैं कि 420 और 18 दोनों का जो HCF आया 6 आया, तो इन दोनों का जो HCF आएगा 6 आ गया। और 18 किसका HCF था, इन दोनों का था। 1 मिनट, 180 और 378 का HCF 18 था, और 18 और 420 का HCF 6 आया था। तो अतः हम बोल सकते हैं कि तीनों का जो HCF आएगा, तीनों का 378, 180 और 420, तीनों का जो HCF आएगा वो 6 ही आएगा। तो ये होता है आपका तरीका। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं HCF वाले, तो इसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ मैं आपसे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज हमको खत्म करना है प्रश्नावली। तो 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो 14वें के हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि अभीष्ट संख्या, देखिए बोल रहा था कि शेषफल क्रमशः, मतलब कि ऐसी हमको संख्या याद करना है जिसमें अगर उसमें से उससे 398 में भाग लगाते हैं तो शेष 7 बचता है। अगर उस संख्या से, वो संख्या आपको पता नहीं है, उस संख्या से हम 436 में भाग लगाते हैं तो शेष 11 बचता है, और उस संख्या से 542 में भाग लगाते हैं तो शेष आपका 15 बचता है। तो शेष जो बच रहा था, इसका मतलब ये 7 अधिक है, इसमें 7 अधिक है, तो 7 हमको घटा दें, इसमें हमने 7 घटा दिया क्योंकि 7 इसमें अधिक था, और 436 में क्या था, 11 अधिक था, तो 436 में से हमने 11 घटा दिया। अब 542 में क्या था, 15 अधिक था, 15 अधिक था, इसीलिए तो 15 शेष बच रहा था। क्यों, 15 अगर हम घटा दें तो शेष 0 बचेगा ना, इसीलिए हमने 15 इसमें से घटा दिया, और इसमें 11 शेष बच रहा था, इसका मतलब 11 संख्या अधिक थी, तो 11 हमने घटा दिया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी आ सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, अगर शेष बच रहा है, उसमें शेष बच रहा है तो आप उतना घटा दीजिए, ठीक। इसके बाद बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगी ना, 391, 425 और 527 का HCF होगी। अब देखिए, अब कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 398 इसका भी HCF तो हम निकाल सकते थे, तो वो अगर इसका HCF निकालेंगे ना तो शेषफल 0 बचेगा, मतलब शेषफल 7 आएगा ही नहीं भाग लगाएंगे तो, इसीलिए हमने इसमें से 7 घटाया, इतना आया, इसमें से 11 घटाया क्योंकि 11 अधिक था, 11 अधिक था, तो इसमें से इसका जब हम HCF याद करेंगे, देखिए HCF का क्या मतलब होता है ना कि HCF का मतलब, मान लीजिए इसका HCF यदि x है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बस समझने के लिए, मान लो इन तीनों का HCF x है, तो जब x से इसमें भाग लगाएं तो शेष 0 आएगा, लेकिन x से इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 7 आएगा। क्यों, क्योंकि यह इससे 7 अधिक है। क्यों, क्योंकि 391, 398 क्या है, 7 से 7 अधिक है, 398 में 7 अधिक है 391 से। अगर हम इसी प्रकार से x से, चूंकि x इन तीनों का HCF है 391, 425, 527 का, तो x से हम 425 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन वही अगर x से हम 436 में भाग लगाते तो आपका शेषफल 11 आता। तो आशा करता हूँ कितना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, इसीलिए मैंने 7 इसमें से घटाया, 11 इसमें से घटाया और 15 इसमें से घटा दिया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इन तीनों का जो होगी HCF होगी। तो अब वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए और इन तीनों का HCF याद करिए। तो चलिए इन तीनों का HCF अब याद करते हैं। तो देखिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सब पहले से लिख चुका है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया, तो अब आप पहले ही जानते हैं कि 3 संख्याओं का HCF कैसे याद करते हैं। तो कौन छोटा सा कौन बड़ा लिया, उसके बाद इसमें भाग दिया, और 425 बराबर इतना इतना आया, R 0 के बराबर नहीं था, तो फिर से अब 34 को उठाया और भाग दिया 391 से, तो यहाँ पर कितनी बार गया, 11 बार गया, शेष 17 गया, तो यहाँ पर 0 बराबर नहीं था, तो अब क्या करेंगे, 17 को उठाया 34 में भाग लगाया, तो 17 दूना 34 हम सभी जानते हैं, R 0 के बराबर आ गया, अतः 391 व 425 का HCF 17 है, इतना हम बोल सकते हैं। तो अब चूंकि हमको 3 संख्या दी हुई थी, तो एक बार हम 391 और 425 लिए थे, अब 527 को भी लेते हैं। तो यहाँ पे
17 व 527 का HCF हमने याद किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाग लगाया तो 31 बार गया और ये भी पूरी तरह से कट गया। तो अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो 527 है इसका भी HCF 17 ही आएगा, यानी तीनों संख्याओं का जो HCF आया वो 17 आया। कैसे आया ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। 3 संख्याओं का HCF तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है 17 है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये HCF याद करने में, इन तीनों का HCF याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैंने पहले 2 संख्याओं को लिया, दोनों का HCF याद किया, फिर 3 को लिया जो बची थी, फिर उसका भी याद कर लिया, तो जो आपका आंसर आया वो 17 आ गया। ठीक, तो देखिए अब क्या जो आंसर आया बड़ी से बड़ी संख्या 17 आ गई। तो जब आप इस 17 से इस 398 में भाग लगाएंगे तो शेष 7 बचेगा, और इस 17 से 436 में भाग लगाएंगे तो शेष 11 बचेगा। अब इस 17 से 542 में भाग लगाएंगे तो शेष 15 बचेगा। लेकिन वहीं अगर इस 17 से इसमें भाग लगाएंगे तो शेष 0 बचेगा, इसमें लगाएंगे तो शेष 0, इसमें लगाएंगे तो शेष 0 बचेगा। इसीलिए मैंने इसमें से 7 घटाया, इसमें से 16 घटाया, इसमें से 15 घटाया। क्यों? क्योंकि इतना अधिक था। समझने वाली बात केवल यहाँ थी। HCF तो आप याद कर लेंगे, मैंने पहले ही बता चुका है। ठीक, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको आपका हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 2053 व 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचे। सेम 14वें जैसे है। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरफ यहाँ भी लिख लिया है कि अभिष्ट संख्या कितना होगा, इतना -5। अब -5 क्यों करेंगे, देखिए क्रमशः लिखा है। क्रमशः का मतलब वो जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, मान लीजिए x है, तो x से इसमें भाग लगाएंगे तो इसका शेष बचेगा 5 और इसका शेष 7 बच रहा है। क्रमशः का यही मतलब होता है, जो क्रम से लिखा गया है। ठीक, तो शेष अधिक बच रहा है, इसका मतलब वह ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, क्यों ना उसको हम घटा दें, तो इसीलिए हमने घटा दिया। 2048 आया, इसमें 7 घटाया 960 आया। तो वह बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी इन दोनों का HCF कहलाएगी। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है, समझने वाली बात केवल यहाँ पर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करिए और इन दोनों का निकालिए HCF। तो चलिए इसको भी हम शॉर्टकट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया। कौन बड़ा है कौन छोटा मैंने देखा, फिर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाया तो 2 बार गया, शेष 128 आएगा। तो A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखा, तो 960 गुणे 2 प्लस 128, यहाँ R 0 के बराबर नहीं था। अब 128 को लिया और 960 में इसका इसमें भाग दिया तो 7 बार गया और शेष आपका 64 आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिखा, R 0 के बराबर यहाँ भी नहीं है। तो अब क्या किया, 64 को उठाया और 128 में भाग लगाया। हम सभी जानते हैं कि 64 दूनी 128 होती है। तो 64 गुणे 2 128 यहाँ गया, तो 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ देखिए R 0 के बराबर आ गया। अतः हम बोल सकते हैं कि 2048 और इस जो 960 है इसका HCF 64 है। अर्थात जो इसका इन दोनों का HCF था वही तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या थी। यहाँ देखिए जो 960 और 2048 का HCF था वही तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या थी जिससे हम भाग लगा रहे थे। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 64 होगा। तो जब आप 64 से इसमें भाग लगाएंगे 2048 और 960 में भाग लगाएंगे तो शेष आपका 0 बचेगा। लेकिन वही 64 से 2053 और 967 में भाग लगाएंगे तो शेष आपका 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि 900 जो 67 है ना, इससे 7 अधिक है, और जो 2053 है 2048 से 5 अधिक है। ठीक, इसीलिए मैंने पहले 5 और 7 दोनों में से घटा दिया। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी त्रुटि हो तो सॉरी बोलता हूँ। अगर कोई भी त्रुटि हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो प्रश्नावली 1A यहाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के बारे में कि जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।